Welcome to Dronacharya IAS YouTube channel and this is daily newspaper video. इस वीडियो में हम रोज़ के द हिंदू न्यूज़पेपर के मस्ट रीड आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं। ये वो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। सो लेट्स बिगिन विद इट। So our first article today is about Israel-Palestine conflict. तो बेसिक अपडेट ये है कि गाज़ा स्ट्रिप पे लगातार इजरायली बम्बार्डमेंट चल रही है एंड क्योंकि इजराइल ने इस एनक्लेव को गाज़ा स्ट्रिप को पूरी तरह टोटल ब्लॉकेड कर रखा है, इस वजह से 2.3 मिलियन पैलेस्टीनियंस अभी भी वहाँ पे ट्रैप्ड हैं। दे हैव नो वाटर, नो फ्यूल, नो इलेक्ट्रिसिटी। आज हम इस न्यूज़ आर्टिकल में स्पेशल फोकस करने वाले हैं ऑन राफा क्रॉसिंग। तो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में राफा क्रॉसिंग बहुत हाईलाइट हुआ बिकॉज दिस क्रॉसिंग कनेक्ट्स गाज़ा विद इजिप्ट एंड अभी तक इस राफा क्रॉसिंग की ओपनिंग नहीं हुई है। इजराइल हैज़ नॉट येट अलाउड टू ओपन दिस क्रॉसिंग whereas it is expected कि इजिप्ट कुछ लाइफ सेविंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा पैलेस्टीनियंस को, बट इजिप्ट हाउएवर हैज़ रिजेक्टेड द प्रपोजल टू एक्सेप्ट गाज़ा's Palestinians into its border. So in this video we will understand what is this Rafah crossing जिसे इजिप्ट कंट्रोल करता है and how is Egypt tied to Gaza among when this whole conflict is going on. सो ऑलरेडी इजरायली बॉम्बिंग की वजह से मिलियंस ऑफ पैलेस्टीनियंस डिस्प्लेस हो चुके हैं एंड हमने अभी देखा कि इजराइल ने नदरन गाज़ा को इवैक्यूएट करने का ऑर्डर दे दिया था बिकॉज दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द ग्राउंड ऑफेंसिव। इसके चलते देयर आर सो मैनी पीपल हु आर लिविंग इन शेल्टर्स इन यूनाइटेड नेशन स्कूल। अब यहाँ पे क्या हो चुका है कि मेडिकल सिचुएशन एक ब्रेकिंग पॉइंट पे पहुँच चुकी है एंड इन सब के चलते राफा क्रॉसिंग जो कि आप मैप में भी देख सकते हैं, इट इज़ लोकेटेड इन दी सदर्न बॉर्डर ऑफ गाज़ा, बिल्कुल जहाँ इजिप्ट का ये जो सिनाई पेनिनसुला है और गाज़ा के जो बॉर्डर है वहाँ पे आपको ये राफा क्रॉसिंग मिलेगी। इट इज़ द ओनली वे टू क्रॉस इनटू इजिप्ट एंड देयरफॉर इट्स अ वेरी वाइटल लिंक बिटवीन गाज़ा एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कैसे? अब देखिए इजराइल ने इसके गाज़ा की अगर हम बात करें तो इसके सारे तरफ तो इजराइल है और एक तरफ मेडिटेरेनियन सी है। इजराइल ने पूरी तरीके से ब्लॉकेट लगा रखा है। नाउ इफ द पैलेस्टीनियंस हैव टू गो आउट ऑफ दैट एरिया, इफ इट हैज़ टू कनेक्ट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, गोइंग थ्रू इजिप्ट इज द ओनली वे आउट एंड देयरफॉर इट इज़ द वाइटल लिंक। तो बिल्कुल गाज़ा के सदर्न बॉर्डर पे इजिप्ट के सिनाई पेनिनसुला के साथ टच करता हुआ राफा क्रॉसिंग आज के टाइम पे एक बहुत वाइटल लिंक बन चुका है बिटवीन गाज़ा एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एंड बोथ इजराइल की अगर हम बात करें और इजिप्ट, इन दोनों का कंट्रोल है ओवर दिस पैसेज व्हेन इट कम्स टू द मूवमेंट ऑफ पीपल और गुड्स। एक तरफ इजराइल जहाँ पे पैलेस्टीनियन साइड है और दूसरी तरफ इजिप्ट। इससे पहले भी 2007 में जब हमास गाज़ा एरिया के अंदर पावर में आता है, उस टाइम पे भी पहले राफा क्रॉसिंग के ऊपर ब्लॉकेड्स लगाए गए थे एंड ये जो राफा क्रॉसिंग है इस कॉन्फ्लिक्ट की बिगिनिंग में ही ये क्लोज हो गई थी एज इजराइल रिपीटेटिवली बम्बार्डेड इट। इजिप्ट ये क्लेम करता है कि उनकी साइड वाली जो क्रॉसिंग है वो अभी भी ऑपरेशनल है, लेकिन जो इजराइल ने एयर स्ट्राइक्स की उन्होंने पैलेस्तीन वाली साइड पे काफ़ी सिग्निफिकेंटली इस क्रॉसिंग को डैमेज कर दिया है। यहाँ पे कुछ मैप बेस्ड चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम इजिप्ट की बात करें, सो वी ऑल नो दैट इजिप्ट इज़ अ ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री। ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री वो होता है जो एक से ज़्यादा कॉन्टिनेंट्स पे प्रेजेंट हो। तो इजिप्ट की अगर हम बात करें तो इसका मेजर एरिया अफ्रीका में लाई करता है, लेकिन इजिप्ट का बाकी का एरिया एशिया में लाई करता है जो कि इजराइल को बॉर्डर करता है और गाज़ा स्ट्रिप को बॉर्डर करता है। और इस पर्टिकुलर रीजन को हम कहते हैं सिनाई पेनिनसुला। दिस इज कॉल्ड एज सिनाई पेनिनसुला। वी ऑल नो पेनिनसुला एक ऐसा लैंड होता है विच इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स, जिसके तीनों तरफ पानी हो, ऐसे लैंड को कहा जाता है पेनिनसुला। सो
यहाँ पे हम देखते हैं कि एक तरफ रेड सी आ जाती है, बाकी तरफ हमारे पास गल्फ ऑफ अकाबा आ जाता है, एंड देन वी हैव मेडिटेरेनियन सी ऑल्सो। तो ये जो वाटर बॉडीज़ हैं, इनके बीच में, 3 वाटर बॉडीज़ के बीच में ये जो लैंड है, इसे कहा जाता है सिनाई पेनिनसुला। सो वी कैन से कि ये जो सिनाई पेनिनसुला है, ये एक लैंड ब्रिज है बिटवीन एशिया एंड अफ्रीका। तो 19th सेंचुरी से पहले तो ये सिनाई का जो पूरा एरिया है, इट वाज कंट्रोल्ड बाय ऑटोमन एम्पायर, लेकिन उसके बाद व्हेन वर्ल्ड वॉर केम एंड देन इट वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश पावर्स व्हिच मेंटेन्ड इट टिल मिड ऑफ 20th सेंचुरी। एंड इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में भी जब 6 डे वॉर होती है इजराइल की विद द अरब स्टेट्स 1967 में, तब इस सिनाई रीजन को इजराइल कैप्चर कर देता है। लेकिन फिर जब यूनाइटेड स्टेट्स कैंप डेविड अकॉर्ड्स ब्रोक करती है, देन इजराइल रिटर्न दिस सिनाई पार्ट टू इजिप्ट। एंड देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि जो इजिप्ट है, ये पहला अरब कंट्री है जिसने ऑफिशियली इजराइल को रिकॉग्नाइज किया था एज पार्ट ऑफ इट्स पीस डील विद इजराइल। तो ये हमने देख लिया कि ओके, सिनाई पेनिनसुला भी एक बार इजराइल के पास चला गया था, लेकिन वापस आ गया इजिप्ट के पास। सिमिलरली अगर हम गाज़ा स्ट्रिप की बात करें, तो कुछ 1948 से लेकर 67 तक गाज़ा स्ट्रिप भी इजिप्ट के अंडर थी। लेकिन जब ये 6 डे वॉर होता है, तब गाज़ा स्ट्रिप को इजराइल ऑक्यूपाई कर लेता है। एंड इसके बाद लगातार आगे आने वाले 40 सालों तक इजराइल गाज़ा के ऊपर अपना होल्ड बनाए रखता है। बट फिर 2005 में इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से इजराइल गाज़ा का जो होल्ड है उसे विड्रॉ करता है। तो ये एक बेसिक ज्योग्राफी और एक थोड़ी हिस्ट्री सिनाई पेनिनसुला और गाज़ा स्ट्रिप की आपको पता होनी चाहिए। एंड डेफिनेटली राफा क्रॉसिंग किस किस के बीच में है, कहाँ पे लोकेटेड है, दैट शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं। आज के हमारे एडिटोरियल सेक्शन में जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है विच टॉक्स अबाउट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। हमारे जीएस पेपर 3 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और इससे जुड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज के पेपर में आपको मिलेगा। तो देखिए, रिसेंट टाइम्स में हमने देखा कि सिक्किम के अंदर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट कर जाती है और डिवास्टेटिंग फ्लड्स आते हैं, और इसी वजह से वहाँ पे जो तीस्ता डैम है वो भी ब्रीच हो जाता है, और डिस्ट्रक्शन की तस्वीरें हमने देखी जो सिक्किम से आई। सिमिलरली हिमाचल प्रदेश के अंदर फ्लैश फ्लड्स का आना, लैंडस्लाइड्स होना, ये सब क्या इंडिकेट करता है? ये हमारे लिए एक रिमाइंडर है कि जो हम डेवलपमेंटल मॉडल्स यूज़ कर रहे हैं, इसका एक नेगेटिव, इसका रेकलिंग इफेक्ट हमें हमारे इन्वायरमेंट और इकोलॉजी पे देखने के लिए मिलता है। Therefore, it is very important for us कि हम एक असेसमेंट करें, हम देखें कि जो हम डेवलपमेंट्स कर रहे हैं उसकी वर्थ ज़्यादा है या फिर उस डेवलपमेंट से इन्वायरमेंट पे होने वाला इम्पैक्ट ज़्यादा है। और इस असेसमेंट के लिए एक टूल बना है, एक बेसिस है जिसे हम कहते हैं इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। और इस स्पेसिफिक आर्टिकल के अंदर एम्फेसिस दिया गया है कि जो हमारे इंडियन हिमालयन रीजन्स हैं, उनका खुद का एक अपना इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए। तो आइए इस पॉइंट को समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पे बेसिक आइडिया क्या है। हमारे पास कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंट होने से पहले उसकी असेसमेंट की जाती है, देखा जाता है कि इस डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट क्या होगा हमारे इन्वायरमेंट पे, सोशली, इकोनॉमिकली क्या इम्पैक्ट होने वाला है। टू असेस दिस वी हैव अ टूल जिसे हम कहते हैं इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। इस असेसमेंट में अगर कोई और ऑल्टरनेटिव है इस प्रोजेक्ट का तो वो भी बताया जाता है। अच्छा, क्या इन्वायरमेंटल रिपरकशंस हो सकते हैं इस प्रोजेक्ट से, वो पहले एनालाइज होते हैं। एंड हाउ वी कैन मिटिगेट, किस तरीके से हम मिटिगेट कर सकते हैं इन रिपरकशंस को, इन सब की एक असेसमेंट होती है जिससे ये एनालाइज किया जाता है कि भाई ये जो प्रोजेक्ट है इसकी वर्दीनेस ज़्यादा है या फिर इसके इन्वायरमेंट पे होने वाले नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा है।
एंड ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इसके लिए हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव और एक रिलायबल डाटा की ज़रूरत होती है। अगर हमारे पास एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन होगी किसी प्रोजेक्ट के बारे में, तभी हम उसकी असेसमेंट कर पाएंगे। तो एक फाइन बेसलाइन डाटा होना चाहिए जिसके बेसिस पे इसके क्या इम्पैक्ट होंगे उसे प्रिडिक्ट किया जाता है। नाउ अगर हम इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का बैकग्राउंड देखें तो इसकी शुरुआत कुछ 1976 और 77 में होती है, जब प्लानिंग कमीशन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक को एक रिवर वैली प्रोजेक्ट देता है और कहता है कि आप इसे असेस करें कि इस प्रोजेक्ट के इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स क्या होंगे। एंड धीरे धीरे इस तरह के प्रोजेक्ट्स को के लिए एक पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड बनाया गया और उन बोर्ड से अप्रूवल ली गई। अभी तक ये जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस थी ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन था, लेकिन 1994 में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर पहला इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन दिया, जिससे कि इंडिया में इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मैंडेटरी हो गई। तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको स्पेसिफाई किया गया कि भाई इन एक्टिविटीज़ के लिए मैंडेटरी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेनी होगी। सो दैट्स हाउ दिस एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस केम इन इंडिया। इसके बाद 2006 में एक और नोटिफिकेशन आती है अबाउट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसका मेन फोकस था कि इस पूरी एनवायरमेंटल क्लियरेंस के प्रोसेस को डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए। तो बेसिकली क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट्स को कुछ पावर मिली कि कुछ सर्टेन केसेस के अंदर स्टेट गवर्नमेंट्स भी एनवायरमेंटल क्लियरेंस इशू कर सकती हैं। और अभी हाल ही में रिसेंटली एक इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का ड्राफ्ट आता है 2020 में, जिसे पब्लिक कमेंट्स के लिए ओपन किया जाता है। और इस ड्राफ्ट को लेकर हालांकि काफ़ी फिरौर क्रिएट हुआ। इसे कुछ लोगों ने परसीव किया दैट इट वाज प्रो इंडस्ट्री एंड इट कॉम्प्रोमाइज सम इकोलॉजिकल कंसर्न्स। तो अभी उसकी डिटेल नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं आई है, इट वाज ओनली अ ड्राफ्ट। तो अभी तक हमें ये समझ में आ गया है कि इंडिया के अंदर अगर हम इन्वायरमेंटल गवर्नेंस की बात करें, देखिए अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो विजन है इसे पूरा करना है, वी नीड टू फोकस ऑन इन्वायरमेंटल गवर्नेंस एंड फॉर दैट वी हैव अ पोटेंट रेगुलेटरी टूल जिसे हम कहते हैं इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। देखिए ये जो 2006 में जो नोटिफिकेशन आई थी, इसके अंदर प्रॉपरली प्रोसीजर को ले डाउन किया गया, एक पूरा इंस्टीट्यूशनल सेटअप मिला कि किस तरीके से और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स के लिए इन्वायरमेंटल क्लियरेंस ज़रूरी है। तो एक प्रॉपर शेड्यूल अटैच किया गया। तो वही प्रोजेक्ट्स जो इस शेड्यूल में रिटन हैं, उन्हीं प्रोजेक्ट्स के लिए इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की ज़रूरत है। So projects like mining, extraction of natural resources और power generation, यहाँ कहीं कोई बड़ा physical infrastructure build होना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन सभी प्रोजेक्ट्स की जो थ्रेशहोल्ड लिमिट है वो थ्रू आउट द कंट्री सभी प्रोजेक्ट्स के लिए सेम है। नाउ हियर कम्स द मेन इशू। अगर हम इंडियन हिमालयन रीजन की बात करें तो इस रीजन की वल्नरेबिलिटीज़, इस रीजन की फ्रिजैलिटी बिल्कुल अलग है। लेकिन इस रीजन को अलग से कंसिडर नहीं किया गया, पूरे इंडिया के लिए और सभी प्रोजेक्ट्स के लिए सेम थ्रेशहोल्ड लिमिट रखी गई है। एंड दैट इज़ समथिंग जो कि इस आर्टिकल में इसे फोकस किया गया है। देखिए अगर हम इंडियन हिमालयन रीजन्स की बात करें तो दे आर वेरी वल्नरेबल। यहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है, लैंडस्लाइड्स यहाँ पे काफ़ी होती हैं, फ्लैश फ्लड्स यहाँ पे आते हैं, प्लस ये जो एरिया है ये सेस्मिकली बहुत एक्टिव है, अर्थक्वेक्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन है और क्लाइमेट चेंज की वजह से ये वल्नरेबिलिटीज़ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन इंडिया में एक ही थ्रेशहोल्ड का यूज़ होना थ्रू आउट द कंट्री, दैट इज़ वरीसम ओवर हियर। साथ ही में वी फॉलो अ ग्रेडेड अप्रोच। अब ये जो ग्रेडेड अप्रोच है इसमें क्या किया जाता है, एक डिफरेंशिएटेड रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच को फॉलो किया जाता है। बेसिकली देखा जाता है कि जो प्रोजेक्ट है ये किसी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में लगने वाला है या कोई रिजर्व्ड फॉरेस्ट है या फिर नेशनल पार्क है या फिर कोई क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है। बेसिकली इन्वायरमेंटल कंडीशंस की स्ट्रिंजेंसी के बेसिस पे देखा जाता है कि इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है इस प्रोजेक्ट पे। लेकिन अगेन
चाहे हम ये ग्रेडेड अप्रोच भी क्यों ना फॉलो करें, इसमें भी हम अलग से इंडियन हिमालयन रीजन को कंसिडर नहीं करते, उसकी वल्नरेबिलिटीज़ को अकाउंट में नहीं लेते। सो दिस इज़ वॉट इज़ हाईलाइटेड इन दिस आर्टिकल कि जिस तरीके से हिमालयन स्टेट्स के अंदर फ्रीक्वेंसी ऑफ इवेंट्स बढ़ चुके हैं, हम हर साल कोई ना कोई डिवास्टेशन देख रहे हैं एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस की वजह से। सो वी नीड अ डिफरेंट थ्रेशहोल्ड लिमिट्स, अ डिफरेंट असेसमेंट क्राइटेरियाज फॉर इंडियन हिमालयन रीजन। तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, डोंट मिस इट इन टुडेज पेपर। मूविंग अहेड, आज इक्वाडोर न्यूज़ में है बिकॉज इक्वाडोर हैज़ गॉट इट्स यंगेस्ट एवर प्रेजिडेंट एंड ही हैज़ वॉर्ड टू रिस्टोर पीस। वेल, फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू कौन प्रेजिडेंट बना, यंगेस्ट है या नहीं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आस इज़ टू नो द लोकेशन ऑफ इक्वाडोर। एटलस में हमें इक्वाडोर लोकेट करना आना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़, इक्वाडोर आपको साउथ अमेरिका के वेस्टर्न एंड पे मिलेगा, नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे आपको कंट्री मिलेगा कॉल्ड एज इक्वाडोर। नाउ इसके बाद कॉन्टिनेंट पता चल गया। अगली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि इक्वाडोर को कौन कौन से कंट्रीज बॉर्डर करते हैं। सो एज वी कैन सी, इक्वाडोर इज बॉर्डर्ड बाय कोलंबिया इन द नॉर्थ एंड पेरू इन द साउथ। तो दो ही ऐसे कंट्रीज हैं जो इक्वाडोर को बॉर्डर करते हैं, विच आर कोलंबिया एंड पेरू। फाइन। एक अनदर चीज़ जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो ये कि इक्वाडोर से एक इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड पास करता है जिसे हम कहते हैं इक्वेटर। सो इक्वेटर पासिस थ्रू इक्वाडोर, ये आप नहीं भूलेंगे। फाइन। अच्छा, अब यहीं पे आप ये भी देखोगे कि साउथ अमेरिका के वो कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जहाँ से इक्वेटर पास करती है। फाइन। अच्छा जी, एक और चीज़ है, हमारे पास ये जो पैसिफिक ओशन है, इस पैसिफिक ओशन में एक छोटा सा आइलैंड है जिसे कहा जाता है गैलापागोस आइलैंड। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है ये एरिया। और ये जो गैलापागोस आइलैंड्स हैं ये भी किसके अंडर आते हैं, इक्वाडोर के अंडर आते हैं। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक होती है जियोग्राफिकल आइडेंटिटी और एक होती है पॉलिटिकल आइडेंटिटी। जियोग्राफिकली गैलापागोस एक आइलैंड है जिसका नाम है गैलापागोस, लेकिन पॉलिटिकली ये आइलैंड किस कंट्री के अंडर आता है, इक्वाडोर के अंडर आता है। दूसरी चीज़ ये भी याद रखेंगे कि ये गैलापागोस आइलैंड से भी इक्वेटर पास करता है। तो मेनलैंड इक्वाडोर से भी इक्वेटर पास करता है और इक्वाडोर का जो आइलैंड है गैलापागोस, वहाँ से भी इक्वेटर पास करता है। राइट। इसके अलावा जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, आप कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन्स के बारे में देखते हैं एंड यू सी कि साउथ अमेरिका रीजन की इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं एंडीज़। ये बिल्कुल जो इसकी साउथ अमेरिका का जो वेस्टर्न एंड है वहाँ पे आ रही होती हैं, तो ये भी इक्वाडोर से पास करती हैं। तो एंडीज़ माउंटेन्स तो यहाँ पे हैं ही। इसी के साथ साथ देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट वॉल्केनो हेयर। वन इज़ चिम्बोराज़ो वॉल्केनो एंड द अदर वन इज़ कोटापैक्सी वॉल्केनो। वेरी इंपॉर्टेंट वॉल्केनोज विच आर लोकेटेड इन इक्वाडोर। ठीक है जी। एक और चीज़ आप इस मैप में नोटिस करेंगे, दैट इज़ दिस गल्फ। ये गल्फ है इक्वाडोर के पास जिसे कहा जाता है गल्फ ऑफ ग्वाक्विल। ठीक है, गल्फ ऑफ ग्वाक्विल कौन सी कंट्री में है, इक्वाडोर में है। फाइन। तो एटलस में इक्वाडोर को लोकेट करेंगे। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू।